नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। कन्नौज के मैदान में अखिलेश यादव के उतरने से मुकाबला बेहद न सिर्फ दिलचस्प हो गया बल्कि सभी इस लड़ाई में जो है सुब्रत पाठक अभी तक जो है 20 साबित होते नजर आ रहे थे, उसे अखिलेश ने बीजेपी के लिए कांटो भरा बना दिया है। भाजपा की कोशिश दोबारा कन्नौज को अकेला भेदने की तो अखिलेश का जंगी ऐलान। फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक से हमारी संवाददाता मुस्कान अजबानी ने खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इतनगरी कन्नौज में जहां महक है और उसी इतनगरी कन्नौज में अब सियासत भी पुरजोर तरीके से सुनने को मिल रही है। सियासी तापमान हाई हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ही कन्नौज का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ इस बार कौन ज्यादा मजबूती से चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहा है, और इन्हीं सवालों पर आज हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी जी। धन्यवाद, नमस्कार। इस बार आपके सामने है अखिलेश यादव, और लगातार अखिलेश यादव वैक्सीनेशन की बात पर हमलावर नजर आते हैं और लगातार वो कहते हैं कि वैक्सीन को हमने पहले से ही सवालों के घेरे में खड़ा किया था, और अब जब नई रिपोर्ट सामने आई है तो उसको लेकर वो लगातार हमलावर है आप पर। देखो, रिपोर्ट किसकी आई है, किसकी रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे अखिलेश जी? क्या खुद ही टेस्टिंग करने लगे हैं क्या? बस देश के जब सारे डॉक्टर कह रहे हैं तो उसके बाद में अगर इनको भरोसा नहीं होता है तो इनको किस पे भरोसा होता है? पाकिस्तान पे भरोसा होता है? कहाँ आखिर किस सोच के साथ में चलते हैं अखिलेश जी? ये वही तो है ना जो कहते थे मोदी की वैक्सीन है, वैक्सीन ना लगवाओ, चुपचाप जाकर खुद भी लगवा आए थे। अच्छा, कौन सी वैक्सीन लगवाई है उन्होंने? अब ये तो वही बताएंगे ना कौन सी वैक्सीन लगवाई है। हम थोड़े ना बता सकते वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई है। देखो, कुल मिलाकर एक चुनाव है तो एक भ्रम फैलाना है, तो भ्रम का तमाम सारे षड्यंत्र हैं और विदेशों तक से षड्यंत्र हो रहे हैं, बस मोदी ना आने पावे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। और देश को मोदी जी पर भरोसा है और जनता को मोदी जी पर विश्वास है। अच्छा, आप लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल को पाकिस्तान या तमाम कई ऐसे विदेशी देश है जहां से समर्थन मिल रहा है। किस आधार पर इतने बड़े आरोप? नहीं, देखो आधार, देखो उनकी सोच तभी स्पष्ट हो जाती है ना जब वो एक मुख्तार अंसारी जैसे एक माफिया के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, उसकी कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। तो आप बताओ, मुख्तार ने जितने लोगों को मारा है, जितने लोगों को उसके कारण से मरे हैं, इनकी स्वजाति के लोग भी कितने मरे दंगे में मुख्तार द्वारा कराए गए, कभी आज तक गए ये? अभी देखो, ये बरेली में जिस प्रकार से एक इनके ही समाज की एक बेटी के साथ में किस प्रकार से एक जिहादी ने उसको काट के फेंक दिया, कभी इन्होंने उसको लेकर एक सवाल उठाया? अभी हाथरस तो ये दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कहीं कोई बेटी होती है, कोई विषय आता है तो जोर से चिल्लाते हैं। ये आज इनके ही समाज की बेटी और उसके साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ, कोई एक शब्द भी निकला इनके मुंह से, किसी के मुंह से निकला? तो कुल मिलाकर ये बहुत दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट के कारण से माफियाओं तक को संरक्षण देने वाले लोग हैं। बिल्कुल, देखिए आप लंबे समय से यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2009 में अखिलेश यादव ने आपको शिकस्त दी थी, इस बात को आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन इस बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या लगता है, चुनौती है इस बार यहाँ पे? देखो, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जो पिछला चुनाव था 2009 के लोकसभा का चुनाव अखिलेश मायावती मिलकर लड़े थे और डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो यहाँ से जब सारे लोग जब चुनाव हार गए पिछले गठबंधन में ही, मुझे लगता है बसपा से बड़ा तो गठबंधन हो ही नहीं सकता, और इस बार तो जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। गठबंधन मोदी जी के साथ है, लेकिन डिम्पल यादव कहती है कि जो बीजेपी जोर शोर से रैलियों में 400 पार का नारा लगाती है, हम उन्हें 200 पार भी नहीं जाने देंगे। डिम्पल यादव जी अपनी सीट बचा लें और उनकी सीट फिर खतरे में है इस बार। अच्छा, अखिलेश यादव की सीट खतरे में है लग रहा है आपके सामने? अखिलेश जी चुनाव हार चुके हैं। अच्छा। आप जब अच्छा, अखिलेश यादव जमानत बचा पाएंगे अपनी कि वो भी जब्त हो जाए? देखो, ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन चुनाव वो हारेंगे और इतना मैं बोल रहा हूँ। आप जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा। अच्छा, एक बयान आपका सुन रही थी मैं कि आपने कहा, आपने अखिलेश यादव की तुलना भेड़िए से कर दी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने यहाँ से नामांकन दाखिल कर दिया। आपको ये नहीं लग रहा कि आपके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी तापमान यहाँ का बिगड़ चुका है? देखो, मैंने कहा था कि एक भाषण में दे रहा था, तो उस भाषण में इससे बात चल रही थी, तो इनके कार्यकर्ता जा के अब की भैया आ रहे, अब की भैया आ रहे, तो हमने भैया ना हो गए कोनो भेड़िया हो गए जो का मतलब जो डरा रहे हो कि भैया आ रहे तो भैया आएंगे तो काम डर जाएंगे क्या? तो भाई हम तो लड़ ही रहे हैं इन लोगों से। हमको ऐसा तो है नहीं कि हम किसी दूसरे कमजोर आदमी से लड़ते हों और फिर एकदम से कोई मजबूत आदमी आ जाए। हम तो इन्हीं से लड़ रहे थे और ये कमजोर आदमी भेज रहे थे, तो हम तो चाहते थे तुम्हें भाई लड़ाई देखो बराबर वाले से होती है तो लड़ाई समझ में आती है, बाकी बच्चों से क्या लड़ना।
अच्छा, जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि सीट पर कांटे की टक्कर है और सबकी निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई है। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अब देखो, जब अगर लोग बोलते हैं कि कांटे की टक्कर है तो आप मान लो कि चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, मान जाए कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है उसमें एक सीट आपकी तय है। नहीं नहीं, देखो बिल्कुल आप ये मान के चलो, एक सीट नहीं, हर सीट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक सांसद जीतेगा तो ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही जनता का लक्ष्य है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रही है। अच्छा देखिए, अभी तो 2019 में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर अखिलेश के साथ राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में सक्रिय होकर राजनीति कर रहे हैं। कितना असर होगा इन दोनों के ही जोड़ी का यहाँ पे? देखो, अखिलेश और राहुल दोनों परिवारवादी ब्रांड हैं। गांधी परिवार में जन्म राहुल का ना होता तो राहुल नहीं होते। अखिलेश का जन्म यदि मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो अखिलेश नहीं होते। तो कुल मिलाकर दोनों को विरासत में सब कुछ मिला है, तो विरासत से कहीं ना कहीं अपना एक आगे का आपको रोड वो तो मिल जाता है, आपको अपने पिता का गद्दी मिल जाती है, लेकिन विरासत से बुद्धि नहीं मिल पाती है। तो कुल मिलाकर दोनों ही देखो, अपनी दादी की छोड़ी हुई, अपने पिताजी की छोड़ी हुई विरासत को राहुल आगे नहीं लेके जा पाए। आज तक हर चुनाव में हार रहे हैं और हर चुनाव में लंच होते हैं और वही हाल अखिलेश का है। 2012 में मुलायम सिंह जी के चुनाव जीतने के बाद इनको मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद से लगातार सारे चुनाव अखिलेश यादव हार रहे हैं। तो विरासत से गद्दी तो मिलती है मगर बुद्धि नहीं मिलती है। और इन दोनों के बयान जिस प्रकार के आते हैं, एक आतंकवादी का समर्थक है, एक माफियाओं का समर्थक है, दोनों मिलकर भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं। तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार और ये माफियावाद को बढ़ावा देना ही दोनों की नियति है। और दोनों का जो चरित्र है, आप देखो, एक और चाहते हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो जाए और मुसलमान एकजुट बना रहे, और जबकि जो एक सर्वे में जो रिपोर्ट आई है इसने शायद कान खड़े कर दिए हैं और नहीं खड़े होंगे तो लोगों को भविष्य में समझ में आएगा। जो पिछले 50 साल में 8% हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है हिंदुस्तान में और लगभग 45% जनसंख्या मुस्लिमों की बढ़ी है। और एक समय जब इस प्रकार के हालात आएंगे तो आप क्या स्थिति होगी? वही तो होगी जो पाकिस्तान में हो रही है, जो अफगानिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में। इसीलिए आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? मतलब बीजेपी लगातार ये कहती है, हिंदुओं की बात करती है, यही वजह है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? देखो, हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही था। हिंदू राष्ट्र अगर ना होता भारत तो ये मुसलमान आए कहाँ से होते? कुल मिलाकर हिंदुओं के ही अंदर एक परंपरा है कि हिंदू सबको समाहित करके अपने साथ चलता है। हमारी वो नियति नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कई धर्मों में उनने तुम हमारे जैसे बनो, तुम जालीदार टोपी ही लगाओ, तुम नमाज ही पढ़ो और तुम मुसलमान बन जाओ। तो एक बलात् मुसलमान बनाते हैं। हमने कभी कहा तुम हिंदू बन जाओ किसी से? हमने कहा कि तुम सबकी अलग अलग पद्धति है, अलग अलग पूजा है। कोई भगवान बुद्ध को पूजता है, कोई भगवान गणेश को पूजता है, कोई ब्रह्मदेव बाबा की पूजा करता है, तो कोई शंकर जी का पुजारी है, कोई मैया का भक्त है। अरे जिसकी जहाँ मर्जी है, कोई बजरंगबली को पूजता, जिसकी जहाँ मर्जी अपनी पूजा करता है। कोई किसी पे थोपता है क्या कि नहीं तुम बजरंगबली की पूजा नहीं करोगे, तुम महादेव की करोगे? कोई किसी पे थोपता नहीं है ना। यही हिंदू है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। हम इस सोच वाले लोग हैं। तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। जिस दिन घोषित हो जाएगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर सारे। अगर आपके शासनकाल लगातार जारी रहता है, जनता का समर्थन मिलता है, तो क्या आप आगे आने वाले कुछ सालों में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर देंगे? भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत को हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना है तो अब उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ अलग चीजें होंगी, तो हमें नहीं जानता। लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, पहले से ही है। और भारत में हाँ इतना जरूर है कि तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए बाधा है। तो सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जब एक पर्टिकुलर और इस प्रकार के लोग जिन्होंने पाकिस्तान में एक रणनीति के तहत जो कभी आज़ादी के समय 20% हिंदू थे, आज पॉइंट्स में हो गए, आज 1% से नीचे हो गए। तो वो क्यों हो गए? हम उन्हें समाहित कर रहे, वो हमें क्यों नहीं समाहित कर रहे? हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने घर में भाई के जैसा रखा, अपना उनका मस्जिद चंदा देकर बनवाई, उनकी बहू बेटी को अपना बहू बेटी माना। लेकिन पाकिस्तान में तो इसके बिल्कुल उलट हुआ। मेरा बना हुआ मंदिर उन्होंने ध्वस्त कर दिया।
हमारी 14-15 साल की बेटी को जबरन घर से उठा लेकर 70-70 साल के बुढ़ों के साथ निकाह कर दिया, धर्म परिवर्तन कराए। और क्या कारण रहा कि आज वहां पर कन्नौज की सियासत में आखिर पाकिस्तान की बातें क्यों इतनी आप कर रहे हैं? मतलब बात हम कन्नौज की कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान क्यों भाई? आम जनता सरोकार थोड़ी रखेगी पाकिस्तान से। किसने करी बात? तो आप ही कर रही हो ना, आप ही पूछ रही हो। आप ही अखिलेश यादव के तमाम आरोपों को बोल रहे हैं। उनकी सोच, हम पाकिस्तान की कभी हम बात नहीं करते। पाकिस्तान एक देश की चीज हम चर्चा नहीं करते, हम पाकिस्तान एक सोच की चर्चा करते हैं, जो भ्रष्टाचार और जो आतंक का समर्थक है वो सोच। अगर वो सोच नहीं होती तो ये माफियावाद क्यों समाजवादी सरकार में पनपता, क्यों अतीक होता, क्यों मुख्तार होता? तो अतीक अगर मुख्तार बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही तो पाकिस्तानी सोच है ना। पाकिस्तान आतंक को जन्म देता है, ये माफिया को जन्म देते हैं। तो दोनों का एक ही सोच है, एक ही विषय है कि लोगों को आतंकित करना, भयभीत करना, और भय और आतंक के दम पर अपना सत्ता हासिल करना, धन हासिल करना। हम तो ये नहीं होने देंगे। ठीक है, आज समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि जो बीजेपी नारा लगाती है कि हम 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेंगे, तो आप 8 सीटें भी नहीं ला रहे हैं। ये 2022 में भी यही बोल रहे थे, ठीक है। 2019 में तो ये बिल्कुल पूरा घमंड से चूर थे, इनको लग रहा था बसपा के साथ गठबंधन है तो 80 में ये 60 सीटें जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखो, ये इनको मुझे लगता है कि शायद नींद अच्छी आ रही है और सपने बहुत अच्छे देख रहे हैं ये। अखिलेश यादव की नींद के बारे में बहुत इन डेप्थ से आप जान रहे हैं, मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप चुनावी प्रचार में बहुत दिन का समय शेष नहीं रह गया है, आगे क्या रणनीति है आपकी? देखो, आगे की रणनीति यही है कि बस 13 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद में आगे के चरणों में जाना है, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। विजय बनाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और साथ ही साथ मौजूदा प्रत्याशी, जो लगातार अपनी जीत का मजबूत दावा कर रहे हैं। लेकिन अब कन्नौज की जनता का रुख क्या होता है और कन्नौज की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो कन्नौज से कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्राइम टीवी के लिए मुस्कान असमानी।